हेलो एंड वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 26 जुलाई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज है 26 जुलाई, तो आप सबको कारगिल दिवस की शुभकामनाएं। लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर ने एक कुछ बोला है जो कि शायद थोड़ा शेमफुल है, मतलब गलत है। ऑपोजिशन ने अपना जो एक अलायंस बनाया उसका नाम रखा है इंडिया। ऑलराइट। तो इन्होंने कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया आता था, एंड सबसे ज्यादा जो गलत बोला है वो है इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया वर्ड आता है। ओके। तो अपने ही देश के ऑपोजिशन पार्टीज को इस तरह के ऑर्गेनाइज बैंड ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना, ये पीएफआई इंडियन मुजाहिदीन, दिस इज बिट शेमफुल। ओके। सो इसको लेके काफी स्ट्रांग हुआ कि ये बहुत गलत है, ये बहुत चीप वर्ड्स थे। तो एनीवे, क्योंकि देखिए, एज अ डेमोक्रेटिक नेशन, एक डेमोक्रेटिक समाज जो होता है वो हमेशा डिवाइड होगा डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन पर। ओके, सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे। वी आर नॉट समथिंग लाइक सऊदी अरेबिया कि सब लोग एक ही तरह से सोचें, एक ही तरह के ओपिनियन रखें। तो उसमें डेमोक्रेटिक में देयर शुड ऑलवेज बी स्पेस फॉर एवरी पर्सन टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। देखिए, ओके, उसका उसकी जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी ओपिनियन है, उसका एक्सप्रेस करने का राइट है उसे। तो जस्ट बिकॉज की अपोजिशन है, उसको इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना, दिस इज नॉट अप्रिशिएबल एट ऑल। ऑलराइट। एनीवे, यहाँ पर चल रहा है हमारा ब्रिक्स की लाइन पर एक समिट होता है एनएसए का। ऑलराइट। ब्रिक्स एनएसए। तो उसी को लेकर कुछ बातें हो रही। तो यहाँ पे बस एक बात कही गई है कि जो एलएसी में स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना का, उसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है दोनों कंट्रीज में। ओके। बट अगेन दैट शुड नॉट अफेक्ट आवर बायलैटरल रिलेशन। वो ठीक है, वो जो डिस्प्यूट है वो वहां पर उसी लेवल पर रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है लगातार। दोनों लोगों ने अपनी, दोनों कंट्रीज ने अपनी आर्मी भी डिस्प्यूट कर रखी है। बट अगेन, ट्रेड एंड कॉमर्स एज इट इज चल रहा है, हमारा इकोनॉमिक कॉपरेशन भी चल रहा है। तो एक एरिया में डिस्प्यूट दूसरे एरिया को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। यही पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है कि आपका जो भी डिस्प्यूट हो, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो, एलओसी को लेकर हो, बट दैट शुड नॉट अफेक्ट द इकोनॉमिक कॉपरेशन। जो मैंने आपको कल भी समझाया था कि किस तरीके से उसने तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट को, इवन इंडिया की कनेक्टिविटी टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, ठीक है, ये सब अफेक्ट कर रखी है पाकिस्तान ने। तो चाइना और इंडिया से एक चीज सीखनी चाहिए उसे कि डिस्प्यूट अपनी जगह है और इकोनॉमिक कॉपरेशन अपनी जगह है। दोनों को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये इस तरह के जो डिस्प्यूट होते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट, ये इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मैनी डेकेड्स टू सेटल डाउन। और लेकिन उसकी वजह से आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रोक दो, वो ठीक नहीं है। और दैट शुड बी द लर्निंग फ्रॉम इंडिया चाइना रिलेशन फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये एक नया प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से क्या, वैसे भी ठीक नहीं है वो। ये कह रहे हैं कि जब भी अवार्ड दिए जाएं किसी भी तरह के, सपोज साहित्य अकादमी अवार्ड, ओके, तो अभी कुछ साल पहले क्या ऐसा चला था, अवार्ड वापसी टाइप का कुछ। मतलब गवर्नमेंट से जो लोग एग्री नहीं कर रहे थे या जिनको लग रहा था कि गवर्नमेंट पोलराइजेशन कर रही है रूलिंग पार्टी हमारे समाज में, तो इन लोगों ने अवार्ड वापसी शुरू कर दी थी। तो अब इन लोगों ने ऐसी कंडीशन रखी है कि आपको रिटर्न में अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप किसी भी केस में अवार्ड वापस नहीं करोगे अगर आपको आज दिया जाता है। तो जब आपको नॉमिनेट किया जाएगा अवार्ड के लिए, तो यू हैव टू गिव दैट अंडरटेकिंग। ओके। और अगर आप वापस करते हो तो फिर आपको फ्यूचर में किसी और अवार्ड के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। लाइक जैसे हमारे यहाँ मल्टीपल अवार्ड है, पद्मश्री, राइट, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको आज पद्मश्री मिला है, कुछ साल बाद पद्म भूषण मिलेगा, पद्म विभूषण मिलेगा, एंड सो ऑन। तो अगर मान लो आपने पद्मश्री मिला था और आपने उसको रिटर्न कर दिया कभी किसी भी वजह से, तो फिर आपको फ्यूचर अवार्ड के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट प्रपोजल दे रही है। तो अच्छी बात तो नहीं है। एनीवे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन प्लान कर रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की। तो आप इसको लक्ष्मीकांत में इसका प्रोसेस क्या होता है वो पढ़ लें। ये अगेन हमने श्रीलंका का इश्यू डिस्कस किया था, तो हमने बात की थी ना कि यहाँ पर जो श्रीलंका नेवी है, वो कच्छातीवो आइलैंड की वजह से जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है उसको क्रॉस कर जाते हैं हमारे फिशरमैन वापस। तो श्रीलंका नेवी क्या करती है, हमारे फिशरमैन को अरेस्ट करती है। ओके। उनके वेसल को सीज कर लेती है, तो अल्टीमेटली उनकी जो लाइवलीहुड है उस पर असर पड़ता है। ऑलराइट। तो ये एक डिस्प्यूट हमेशा बना रहता है इंडिया श्रीलंका के बीच। तो
उसके लिए बेस्ट तरीका हमने वही बताया था कि दोनों साइड की जो कम्युनिटीज हैं, इधर श्रीलंका की और इधर इंडिया की, इनको आपस में कुछ डिसाइड करने दो कि एक दिन आप लोग फिशिंग कर लीजिए, एक दिन हम लोग कर लेते हैं। और एंड हाँ, वो ट्रॉलर्स जो हैं उनको तो शायद थोड़ा बैन होने की जरूरत भी है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि ट्रॉलर जब आप यूज करते हो तो नीचे नेट में आपको जो फिश चाहिए उसके अलावा भी लाइक टॉर्टाइस वगैरह ये सब फंस के आ जाते हैं उसमें। और तो उसको अल्टीमेट हार्म होता है। दूसरा, ये लोग यूज करते हैं एक टाइप के क्रैकर्स। ठीक है, ये क्रैकर्स होते हैं जो अंदर पानी में नीचे जाते हैं, दे ब्लास्ट, और फिर उस वजह से मछलियां एकदम सब डर के उछलते हुए ऊपर की तरफ आती हैं एंड दे कैच इट। तो इस वजह से भी जो हमारा मैरीटाइम अंदर का पूरा इकोसिस्टम है ये भी डैमेज हो रहा है। ऑलराइट, तो दिस ट्रॉलर शुड बी बैन और एटलीस्ट रेगुलेटेड, एंड दिस यूज ऑफ क्रैकर्स दिस शुड बी बैन। ओके, नाउ अब ये जो ऑर्डिनेंस था दिल्ली का कि ऑफिसर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का जो कंट्रोल है वो एलजी के हाथों में रहेगा या इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथों में, तो उसको लेके बिल कैबिनेट ने तो पास कर दिया है। अब ये बिल जाएगा पार्लियामेंट हाउस में, अब देखते हैं वहां से क्या निकल के आता है। ऑलराइट, बाकी कुछ ऐसा काम का नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के एक आईएएस ऑफिसर थे, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक 15th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट था, तो इसको गिरा के इन्होंने अपना खुद का बंगलो बना लिया। ओके, तो इस तरह की चीजें होती हैं। एनीवे, यहाँ पर है रिवर हिंडौन की बात। कहाँ गया, ये हिंडौन रिवर। ओके, और जब आप लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हो ना, तो आप उसमें देखते हो कि हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट था वो था आलमगीरपुर। ओके, जो कि आज की यूपी में है। ठीक है, और ये रिवर हिंडौन पे ही था, तब भी था और आज भी रिवर हिंडौन ऐसी की जिसकी तरह बह रही होगी। तो जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो मतलब पूरा एक्सटेंट अगर देखते हैं तो इस तरीके से कुछ बनता है। ऑलराइट, ऊपर जम्मू कश्मीर में बनता है एक मांडा, इधर बनता है कोई सुक्ता गेंडोर। राइट, और नीचे है दाइमाबाद, और इधर यूपी में है आलमगीर। तो ये हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरा एक्सटेंट बनता है। राइट, तो जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें हम बात करेंगे उस बारे में। नेक्स्ट, यहाँ पे मणिपुर में ये जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ हैं, ये गई और उन दो लड़कियों से मिली जिनके वीडियो पब्लिश हुए थे। तो कल हमने डिस्कस भी किया था कि जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उसकी उसका मेन काम है फील्ड पे विजिट करना। ओके, लोगों से पर्सनली मिलके उनके मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और उनकी जो भी नीड्स हैं उनको पता करना, ना कि सिर्फ इसी रूम में बैठ के आपको फाइल्स और पेपर वर्क करना। ठीक है, यहाँ से वहाँ फाइल्स घुमाना आपका काम नहीं है, आपका काम है फील्ड विजिट पे जाना। तो वैसे ही कुछ दिल्ली वुमेन कमीशन के चीफ स्वाति मालीवाल ने किया, तो दैट इज समथिंग अप्रिशिएबल। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका 1 साल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, एंड तो इनके टर्म पे रिव्यू किया गया है कि किस तरीके का रहा है इनका। तो इनमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इन्होंने एक बार अपनी स्पीच में मैटर रेज किया था ओवर क्राउडेड जेल्स का। तो उन्होंने कहा था, देखिए हम लोग हमेशा बोलते हैं ओवर क्राउडेड जेल्स हैं तो हमें और जेल बनाने की जरूरत है, जबकि इनका कहना था कि नहीं, हमारे यहाँ पर करीब करीब 67% है अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स। तो ये 67% अंडर ट्रायल्स क्यों हैं, क्योंकि इनको सही से लीगल एड नहीं मिल पाया अपना केस फाइट करने के लिए। राइट, तो हमें ज़्यादा जेल्स बनाने की बजाय ये इंश्योर करना चाहिए कि इन अंडर ट्रायल्स को लीगल एड मिल सके, ताकि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है या जिनके क्राइम छोटे से थे, फिर कई बार क्या होता है कि मान लो किसी कोई उन लोगों ने कोई गलती की जिसकी सजा है 3 मंथ। ऑलराइट, लेकिन उनको कोर्ट में काफी टाइम तक पेश ही नहीं किया गया, वो अंडर ट्रायल 3 साल तक वो जेल में पड़े और अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग को ये लीगल एड इंश्योर करना चाहिए, स्पेशली दो जो मार्जिनलाइज हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो उसी के लिए हम लोग एक लेकर आए थे नालसा, राइट, जो कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है। एंड आपको पता होगा, हम डीपीएसपी में भी हमारा एक आर्टिकल नंबर है जो कि बात करता है फ्री लीगल एड फॉर दी पुअर एंड मार्जिनलाइज। ओके, तो ये नालसा एक्ट भी आपकी लक्ष्मीकांत में दिया है, इसको आप अभी साथ में पढ़ लें अगर डिटेल में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रयान 1 अपने हाईएस्ट ऑर्बिट में पहुंच चुका है, मैंने आपको बताया था क्या होती है ऑर्बिट में रेस करना। ओके, तो अब ये अपने हाईएस्ट ऑर्बिट पे पहुंच चुका है, अब ये मून के ऑर्बिट में जाके धीरे धीरे डिसेंड करना शुरू होगा। देन यहाँ पर एक बिल आया था, 12 ट्राइबल कम्युनिटीज को एसटी की लिस्ट में ऐड करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे उसके नाम दिए हैं, देखना चाहो देख लो, नहीं भी देखो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। धानुआर, सॉन्ग, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन
हाँ, अब लोकसभा ने एक बिल पास किया है कि आप जो बायोडायवर्सिटी के अगेंस्ट जो ऑफेंस करते हो उसको डिक्रिमिनलाइज किया है। मतलब आप पेनल्टी लगा सकते हो, फाइन वगैरह लगा सकते हो, लेकिन उसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। और बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड जो हमारा बायोडायवर्सिटी एक्ट है, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा जब हमारे यहाँ पे रियो समिट हुआ था 1992 में, तो उसमें से तीन चीजें निकल के आई थी, राइट। यूएनएफ सीसीसी, राइट। उसके बाद सीबीडी, ओके। एंड उसके बाद सीसीडी। ये डेजर्टिफिकेशन के लिए, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए, और ये क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। तो फिर इसी बायोडाइवर्सिटी में, सीबीडी में अंदर और चीजें निकल के आई, जैसे कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी, ओके, नगोया प्रोटोकॉल फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो ये सब चीजें आप अपने एनवायरमेंट बुक से सेपरेटली देख लें, ठीक है। नहीं तो कभी हम अपने मेंस की जो सीरीज चल रही है उसमें बात करेंगे, तो मैं उसमें एक बार मैं आपको ये सारे एक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। और आई होप आप लोग वो मेंस 450 सीरीज फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज वो अभी से करेंगे तभी आप 24 के लिए बेटर तैयार हो पाएंगे। वो गलती मत करना जो 90% एस्पिरेंट करते हैं कि पहले मेरा प्रीलिम्स का तैयार कर लूँ, मैं प्रीलिम्स निकल जाए फिर देखूंगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करने जाओगे तो 5 साल निकल जाएंगे यार, ये मेजोरिटी बच्चों के साथ होता है। तो वो गलती नहीं करना। अगर आप सारे 450 के सारे टॉपिक प्रिपेयर नहीं कर सकते, एटलीस्ट कोशिश कीजिए, जितने कर सकें उतने तो कीजिए। ऑल राइट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि मणिपुर वायलेंस की जो आग है ये थोड़ी थोड़ी मिजोरम तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि मिजोरम पे एक आउटफिट ने अल्टीमेटम दिया था मिताइस को कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए अपनी जान की हिफाजत करते हुए। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि नागालैंड में आप अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं, और उसमें 33% जो विमेन का रिजर्वेशन है वो क्यों नहीं दे रहे उनको, ठीक है। तो उसमें अभी सेंटर ने कहा है कि वो इलेक्शन बार बार पेंडिंग होते रहे इस चक्कर में। जबकि नागा लोगों का ये कहना है कि देखिए, हमारे कस्टम के हिसाब से, हमारी जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, हम लोग वुमेन को इस तरह की चीजें अलाउ नहीं करते हैं टू कम इन पब्लिक। हम लोग ये इस तरह के इलेक्शन में कंटेस्ट करना, तो हम रिजर्वेशन एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, कस्टम्स आपके अपनी जगह है, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। ऑलराइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि सेंटर और नागालैंड में भी जो पार्टीज ऑफ पावर में है उसकी अलायंस पार्टनर है बीजेपी। तो दोनों जगह आपकी पार्टी है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो अभी वो आनाकानी कर रहे हैं कि वो नाराज नहीं करना चाहते एक्चुअली वहाँ के कस्टमरी लोगों को। तो उन लोगों ने कहा है कि अभी वो इलेक्शन डिले होते रहे बार बार, इस चक्कर में हम लोग कर नहीं पाए, बट वी विल डू इट। देन कम्स ये सब फालतू की बातें हैं। यहाँ पे आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर 15 अगस्त पे एक गोल रखा था कि हमें 2014 47 तक डेवलप कंट्री बनना है। ऑलराइट। अब डेवलप कंट्री में जब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, ऑलराइट, तो डेवलप कंट्री बनने के लिए आपको पर कैपिटा इनकम भी तो उतनी होनी चाहिए ना। तो एक चीज होता है वर्ल्ड बैंक में लोअर मिडिल कंट्रीज, ओके। एक होता है मिडिल इनकम कंट्रीज, या आप कह लीजिए हाई मिडिल इनकम कंट्रीज, और एक होता है हाई इनकम कंट्रीज, ओके। तो अभी हम लोग लाई करते हैं यहाँ पर लोअर मिडिल में, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम है अभी $2,388, ठीक है, जो कि काफी कम है। उसके अलावा आईएमएफ एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया की इनकम बढ़ के 2028 तक $3,700 के आसपास हो जाएगी। बट अगर हमें अपर मिडिल इनकम स्टेटस अचीव करना है तो हमारी इनकम होनी चाहिए 4,000 से $13,000, जो कि 13,000 से भी ज्यादा चाइना की है। ऑलराइट। लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्टिल डेवलपिंग कंट्री मानता है, बट वो आता एक्चुअली अपर मिडिल इनकम कंट्री में है। ओके। तो अब इसको हमें कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कि जो वर्ल्ड बैंक है वो डिसाइड करता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम $13,000 से ऊपर होनी चाहिए अगर आपको हाई इनकम कंट्री का स्टेटस मिलना चाहिए, ओके। अब अगर हम इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दें तो बाय 2047 ये हाई इनकम का जो लेवल आज $13,000 माना जा रहा है, वो उस टाइम तक माना जाएगा करीब $21,000, ओके। एडजस्टिंग विद इन्फ्लेशन कि उस 2047 तक क्या होगी हमारी महंगाई वर्ल्ड ओवर, ठीक है। अब इस गोल को अगर अचीव करना है तो आपको चाहिए एटलीस्ट 9.1% की ग्रोथ रेट, ओके। और हमने देखा है कि इंडिया ने इवन अपना जो 93 से रिफॉर्म शुरू किए थे वहां से लेके 2017-18 तक भी इस रेंज की ग्रोथ रेट कभी अचीव की नहीं है। एक बार हमने ऑलमोस्ट 9 टच किया था 2008 के आसपास, बट उसके अलावा कभी नहीं। जबकि चाइना ने ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ रेट से चला है फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स, तब जाके आज उसकी इनकम उस लेवल पे पहुंची है, राइट।
तो ये होना थोड़ा इंडिया के केस में मुश्किल दिखता है। लेकिन अगर हमें ये अचीव करना है तो हमें दो चीज़ों पे फोकस करने की जरूरत है, एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड पे, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स पे। बट जैसा कि हमने देखा है हम दोनों ही एस्पेक्ट्स पे अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, एक इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर और एक सर्विस सेक्टर। सॉरी, नॉट सर्विस, सर्विस यहाँ पे नहीं आएगा, पहले आएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एग्रीकल्चर के बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरा आता है सर्विस सेक्टर। और जब एक इकोनॉमी बैकवर्ड होती है, जब स्टार्ट होती है, तो एग्रीकल्चर का वेटेज थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा एग्रीकल्चर में सरप्लस जनरेट करने लगते हैं, तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाते हैं, फिर बड़े इंडस्ट्रीज की तरफ जाते हैं। तो एग्रीकल्चर से ये कंट्री शिफ्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। तो फिर एग्रीकल्चर का शेयर रिड्यूस होता है आपकी जीडीपी में, और मैन्युफैक्चरिंग का शेयर आपके में बढ़ना चाहिए। ऑलराइट। और फिर जब मैन्युफैक्चरिंग में लोगों ने ब्लू कॉलर जॉब्स वगैरह कर लिए, इंडस्ट्रियलाइज हो गए, अब अच्छी इनकम होने लगी, सबके पास रोजगार है, उसके बाद फिर आप हाई एजुकेशन की तरफ जाते हो, और उस हायर एजुकेशन की वजह से आप आगे बढ़ते हो सर्विस सेक्टर में, लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेक्निकल जॉब्स, ओके, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड सो ऑन। तो फिर आपका सर्विस सेक्टर का वेटेज बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग का ओवर द टाइम कम होने लगता है। जैसे अगर आज आप वेस्टर्न यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज देखेंगे, लाइक स्विट्जरलैंड, स्वीडन, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी हाईटेक नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर उनका बहुत अच्छा है। बेस्ट चिप की बेस्ट डिजाइनिंग जो होती है, ओके, ये कहाँ होती है? नीदरलैंड में। ऑलराइट। तो इस तरीके से एक इकोनॉमी ग्रो करती है, एग्रीकल्चर इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देन सर्विस सेक्टर। अब इंडिया में क्या गलती, जैसे अगर आप चाइना को देखेंगे ना, तो उसने यही प्रोसेस अपनाया। पहले उसने एग्रीकल्चर में सरप्लस जनरेट किया, फिर उस सरप्लस को अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया, फिर उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, और सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर उसने अपना जो ओवरऑल प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज किया। और क्योंकि ये सब अभी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हैं वर्क करने वाले, तो उसको जो वेज देने पड़ रहे थे लोगों को, यहाँ पे वेज काफी कम देने पड़ रहे थे, तो उसका जो सामान बन रहा था सस्ता बन रहा था। तो उसने अपना सस्ता सामान पूरे वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट किया और पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स को फ्लड करके रख दिया। ऑलराइट। तो हम कहते हैं चाइना की ग्रोथ को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, ठीक है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, उनका फोकस पूरा एक्सपोर्ट पे रहा। और फिर हुआ कैसे, एक्सपोर्ट लेड की वजह से उनकी इकोनॉमी में पैसा आया, और फिर इस पैसे को उन्होंने और इन्वेस्ट किया एंड बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई उन्होंने, और आज हम लोग देख ही रहे हैं कि चाइना कहाँ पर है। अब हमसे क्या गलती है एज इंडिया से, हमने क्या किया, हमने पहले एग्रीकल्चर, आप अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखेंगे तो हमने एग्रीकल्चर से सरप्लस जनरेट भी किया था, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बहुत कामयाब रहा, ठीक है। उसके बाद हमें जाना था मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो यहाँ पर हमारे यहाँ चल रहा था उस टाइम लाइसेंस राज, कोटा राज, ओके, और इंस्पेक्टर राज, ठीक है। मतलब हर चीज के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ रही थी, क्योंकि हमने अपनाया था सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ। तो जगह जगह से लाइसेंस लेने के चक्कर में यहाँ से शुरू हो गया करप्शन, ओके, लाइसेंस के बदले में रिश्वत दीजिए, ठीक है। इंस्पेक्टर हर कभी चेक करने आ जाते थे, उस चक्कर में आपको अगेन फिर से आपको करप्शन को फ्यूल किया। कोटा, अब जैसा आपने अगर गुरु मूवी देखी है, जो मूवी आई थी, उसमें वही था कि आपको सिर्फ 6 मशीन लगाने की परमिशन है कपड़ा बनाने के लिए, लेकिन आपने 12 लगा रखी है, तो अगेन आपकी कंपनी को सील कर दिया गया। अगर कोई कंपनी उतना एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर सकती है तो उसे करने दीजिए, राइट। तो ये जो लाइसेंस कोटा राज, इंस्पेक्टर राज था, इस वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज थी वो उतनी ज्यादा ग्रो कर नहीं पाई। और एक उसके बाद फिर 90s के आसपास जब सर्विस सेक्टर आया वापस, ये आईटी रेवोल्यूशन, ओके, तो हमारे लोगों ने क्या किया, हम लोग सीधा एग्रीकल्चर से जंप कर गए सर्विस सेक्टर की तरफ। ऑलराइट। तो ये हमारा एक लॉस हुआ कि हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उतना फोकस नहीं किया, क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट एक हद तक ही दिया जा सकता है इसमें, ठीक है। आप जैसे अगर आप एक आज एक कॉल सेंटर चला रहे हैं, ठीक है, या जैसे आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो आप कितनों को एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे? 10 लोगों को, 20 लोगों को, दैट्स इट। लेकिन सपोज कीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई छोटी सी इंडस्ट्री थी जो अगरबत्ती बनाती है, इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारे तमिलनाडु की तरफ बहुत अच्छे से बनती थी, बहुत भारी मात्रा में। अब इसमें हमने क्या लॉस सफर किया वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगरबत्ती अगर बनाती है तो वहां पे आप 500 लोग, 1000 लोग तक को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, और ये छोटी छोटी इनकम जो उनकी होगी वही वो वापस फिर इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन में, और फिर हम लोग एज अ सोसाइटी नॉलेज इकोनॉमी की तरफ ग्रो करते हैं। ऑलराइट। अब यहाँ पे हुआ क्या, कुछ लोग वियतनाम से आए, वो लोग सीख के गए यहाँ से, और उन लोगों ने वहां जाके अपनी मैसिव इंडस्ट्रीज लगाई। ऑलराइट। और लोग ही बना रहे हैं उनके, ऐसा नहीं कि मशीन से बन रही है, लेकिन इन लोगों ने बनाई, करीब 4000 लोग उसमें काम करते हैं, और वहां से इन लोगों ने अगरबत्ती बना के उल्टा हमें ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। ऑलराइट। तो हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि हमारे यहाँ की टैक्सेशन पॉलिसी जो है ना, वो कुछ इस तरह की है कि हम लोग स्मॉल, माइक्रो और मीडियम मीडियम एंटरप्राइजेस को
कुछ टैक्स बेनिफिट्स टाइप देते हैं। और तो हमारी टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से है कि ये जो स्मॉल कंपनीज है ना, ये स्मॉल ही रहना चाहती हैं। इंडस्ट्री ये ग्रो नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टर्नओवर से ऊपर अगर आप आ गए तो आपके पास से वो बेनिफिट्स चले जाते हैं। तो ये हमारी एक फ्लॉड पॉलिसी की वजह से हो रहा है। और तो आई होप आपको एक बार एक मोटी मोटी सी पिक्चर समझ में आ गई हो कि हमसे क्या गलती हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ठीक है, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी चाइना की तरह एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बन सकें। ऑलराइट, तो अब जो हम लोग लेकर आए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टाइप की स्कीम्स, तो इनका मेन गोल यही है कि हमें एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमी में भी वो डॉलर्स आए। अभी तक हमारी जो इकोनॉमी थी वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी रही है। ठीक है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारे यहाँ सेल होती है चीजों की, और इस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो उसी चक्कर में ये हुआ है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ते ही चला गया। आप आज किसी भी घर में देख लीजिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे यहाँ चाइना, कोरिया, जापान इसके मिलते हैं। ठीक है, हमने कभी एक्सपोर्ट की तरफ फोकस किया ही नहीं है। इसी तरह से साउथ कोरिया का अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर एक कंसेप्ट चलता है चाय बोल का। ओके, ये सबसे बड़ी बड़ी उनकी इंडस्ट्रीज हैं, इनको प्रमोट किया था इनकी गवर्नमेंट ने और साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कि आप फॉरेन का जो मार्केट है उसको कैप्चर कीजिए। आप प्रोडक्ट्स बनाइए, हम आपको सब्सिडीज देंगे, यहाँ पर आपको लैंड सस्ता देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सस्ती करवाएंगे, ताकि आपका प्रोडक्ट सस्ता बने और फॉरेन मार्केट में जाके कॉम्पीट कर सके। ठीक है, अब इंडिया जो कोशिश कर रहा है वो क्या कर रहा है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल लें अडानी का, ठीक है, तो आज देश के सबसे बड़े 12 एयरपोर्ट इनके पास हैं। तो ये जो हो रहा है कि आप अगर अडानी ग्रुप को सपोर्ट भी करते हो एज अ गवर्नमेंट, आप फेवर भी कर रहे हो किसी तरीके से, तो आप कोशिश कीजिए कि वो फॉरेन का मार्केट कैप्चर करें। जैसे इसराइल का हाइफा पोर्ट पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला, ओके, श्रीलंका में एक विंड पावर प्रोजेक्ट मिला। अगर हम अपने एंटरप्राइजेस को प्रमोट करें कि आप फॉरेन में जाकर कॉम्पीट करने में मदद करे गवर्नमेंट, तो ज्यादा बेटर होगा। ना कि फॉर्च्यून जैसी चीजें बनाकर उसमें आप बस इंडिया का जो कंजम्पशन है उसको एक्सप्लॉइट कीजिए। वो काम नहीं। अगर एज अ गवर्नमेंट आप सपोर्ट करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप साउथ कोरिया की तरह कीजिए कि 4-5 बड़े ब्रांड हो इंडिया के जो फॉरेन में कॉम्पीट कर सकें। ऑलराइट, तो ये पूरी एक मोटी मोटी पिक्चर थी कि किस तरीके से चाइना आगे बढ़ा और किस तरीके से हम पीछे रह गए। एनीवे, तो ये आप समझ गए कि ये दो चीज, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमें ध्यान देने का जरूरत है, और फोकस ऑन एक्सटर्नल ट्रेड दैट इज एक्सपोर्ट उसकी जरूरत है। यहाँ पे अगेन वो मणिपुर यार, इंडिया एक्सप्रेस में क्या होता है कि वो एक बार जो इस इशू को पकड़ लेता है ना, वो उसी पे फिर चलता रहता है हफ्ते भर। तो उसकी बात नहीं है, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे इंटरनेट को लेके कुछ इशू है, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे एक तो जो हमारी टेक कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गई, ओके, नेटफ्लिक्स हो गई, और दूसरी तरफ है हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स, टेलीकॉम कंपनीज, जैसे जियो, एयरटेल वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऐसी बातें की जा रही है और कुछ कंट्रीज ने किया भी है, स्पेशली साउथ कोरिया एंड यूरोप भी इसको नेगोशिएट कर रहा है कि ये जो टेक कंपनीज है जो ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करती है, इन्हें कुछ रेवेन्यू शेयर करना चाहिए इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ। राइट, बस इस रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर कुछ इशू बन रहा है, एंड शायद देर से ये लागू कर भी दिया जाएगा। गल्फ रूट टू पाकिस्तान, अब आपको पता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली काफी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ऑलराइट, तो अब इसको चाहिए पहले एक आईएमएफ का पैकेज, बेल आउट पैकेज। ऑलराइट, अब आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज आता है वो कभी भी फ्री में नहीं आता, वो आता है विद कंडीशंस। कुछ कंडीशंस लगाता है कि आपको रिफॉर्म करने होंगे। जैसे जब 91 में हमने भी आईएमएफ का पैकेज लिया था, तो हम पे भी काफी सारी कंडीशन इम्पोज की गई थी रिफॉर्म्स के नाम पे। पहला था कि आप आपके जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक कंपनीज, उनका प्राइवेटाइजेशन कीजिए। ओके, ये पहली कंडीशन थी। दूसरा था कि आप अपने रुपये को डिवैल्यू कीजिए। ओके, मैंने आपको डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में फर्क बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से। डिवैल्यूएशन होती है जब हमारी करेंसी की, और डेप्रिसिएशन होती है जब करेंसी की। तो इनमें फर्क क्या है? देखिए, पहले क्या है कि आरबीआई फिक्स करता था, यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक, चाइना में तो आज भी सेंट्रल बैंक ही फिक्स करता है, उनका 8 से 9 युआन चलता है एज विद रिस्पेक्ट टू पर डॉलर। वो मार्केट डिटरमिन नहीं करता है। तो इस तरह हमारा आरबीआई भी फिक्स करता था ये सब कि हमें अपनी करेंसी रुपी को कितने डॉलर के साथ एडजस्ट करना है। तो जब आरबीआई फिक्स कर दे, जैसे सपोज कि पहले है कि हम 10 रुपए देंगे $1 के, ऑलराइट, ये फिक्स है। अब अगर हमें डिवैल्यू करना है, जैसे हम पे इम्पोज की गई कंडीशन, तो हमने कर दिया कि चलिए अब हम ₹30 देंगे $1 के, क्योंकि कंडीशन हम पे इम्पोज की गई, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे वहां। तो ये हो गया डिवैल्यूएशन, यानी कि जब इसको डेलिबरेटली फिक्स किया जाए बाय सेंट्रल बैंक। और डेप्रिसिएशन होता है व्हेन इट इज लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्स से मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई को डिटरमिन करने दीजिए कि क्या डेप्रिसिएशन होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज इंडिया के उसमें सपोज कीजिए कि $1 है, हमारी पूरी इकोनॉमी $1 है।
तो और हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करने वाली मल्टीपल कंपनीज हैं। तो एक कंपनी कहती है कि मुझे डॉलर चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे ऑयल खरीदना है, तो मुझे पे करना है गल्फ कंट्रीज को ऑयल के लिए। तो अगर एक कहता है चलिए मैं 30 रुपए दे दूंगा, दूसरा कहता है मैं 40 दे दूंगा, ये कहता है 50 दे दूंगा, तो इसको कहते हैं हमारा रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, ये डेप्रिशिएट क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर की कमी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए फिर हम पे इम्पोज की गई कंडीशन कि आप अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये खोल ओपन कीजिए, ताकि आपकी प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनमें फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें। अब सपोज कोई कंपनी आई एफडीआई लेके, राइट, तो उसने वो लेके आ गई, लो $100 हम इन्वेस्ट करते हैं आपकी इकोनॉमी में। तो अब इसमें क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में $100 आ गए, तो अब ये जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे ये कहेंगे चलो 30 है तो फिर 30 में लेंगे हम। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो ये डेप्रिसिएशन रुकता है हमारा और रुपये हमारा एप्रिशिएट होता है। तो इसको कहते हैं एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। इसीलिए सबसे ज्यादा है कि जितनी ज्यादा एफडीआई आपकी कंट्री में आएगी, जैसे चाइना में भर भर के एफडीआई आई है, बहुत ज्यादा आई है। ठीक है, और दूसरा आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मैंने इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, एक्सपोर्टर अगर हम फूड वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी तो हमारी इकोनॉमी में डॉलर आ रहा है ना। ऑलराइट, तो जितना डॉलर ज्यादा डॉलर हमारी इकोनॉमी में आएगा उतना ही हमारा रुपी एप्रिशिएट करता जाता है। ऑलराइट, और जितनी कमी होगी डॉलर की, यानी आ ही नहीं रहा है अब, तो कमी होने लगेगी, तो हमारा रुपीज करने लगता है डेप्रिशिएट। ऑलराइट, अब एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट में फर्क क्या है? देखिए, जब एप्रिशिएट कर रहा हूँ, यानी कि सपोज $1 के बदले हम दे रहे हैं यहाँ 60 रुपीज, सपोज हो गए, वैसे तो हम दे रहे हैं 85 समथिंग, ठीक है, 60 रुपीज दे रहे हैं। तो अब आप ये बताइए एक बार इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि एप्रिशिएट होने पर वो खुश होगा या दुखी होगा? ठीक है, वो खुश होगा, क्योंकि अब उसको जो पैसा देना है, ठीक है, वो सिर्फ 60 रुपीज देना है इंपोर्ट करने पर, मतलब डॉलर के टर्म में देगा वो अलग बात है, बट देना कितना है? सिर्फ 60 रुपीज, तो ही विल बी हैप्पी। ओके, इंपोर्टर के लिए फायदा होता है जब रुपये अप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन एक्सपोर्टर के लिए क्या है कि उसने सपोज कुछ बना के यहाँ से भेजा, सपोज एक टॉय बना के भेजा, ओके, तो उसके पास $1 आया, अब जब वो उसको रुपये के टर्म में रखेगा अपने पास, तो उसको तो 60 रुपीज मिला। ठीक है, तो एक्सपोर्टर के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है ये। ऑलराइट, डेप्रिसिएशन, चलिए, अब $1 हो गया आपका 90 रुपीज का सपोज। ठीक है, तो अब इंपोर्टर के लिए क्या होगा? अब इंपोर्टर की प्रॉब्लम ये होगा कि यार अगर मैं ऑयल इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे तो 90 रुपीज देना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा देना पड़ रहा है, तो अब ये दुखी हो जाता है, ये नहीं चाहता कि रुपये डेप्रिशिएट करे। लेकिन एक्सपोर्टर वो खुश होता है कि यार मेरा टॉय गया था, $1 आया था, अब जब उस डॉलर को मैंने अपनी करेंसी में देखा तो मेरे को तो 90 रुपये मिल गया। ठीक है, तो एक्सपोर्टर ऐसे में खुश होता है। तो जब भी रुपये हमारा डेप्रिशिएट करेगा, ठीक है, तो वो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा होगा। ऑलराइट, जब भी हम हमारा रुपये डेप्रिशिएट करेगा तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा होगा। तो जब भी पॉलिटिशियंस तरह से मिसगाइड करते हैं, रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, देखिए रुपया गिर रहा है वो बात नहीं है, बात ये है कि उससे हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़े एटलीस्ट। राइट, बट ये है कि हमारी साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं ओवरऑल अपनी इकोनॉमी में और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ओके, ये हमारी प्रॉब्लम है। अगर हम अपने इंपोर्ट कम कर लें तो ये डेप्रिसिएशन होने से, रुपया गिरने से भी हमें फायदा होगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हैं। लेकिन ये हम कर नहीं पा रहे हैं, और इस इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए ही हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको रिप्लेस कर सकें थोड़ा बहुत बायोफ्यूल से। ठीक है, उसके बाद हम लोग वर्क कर रहे हैं लेबोरेटरी बेस्ड डायमंड पर, ताकि हम इनका भी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। ऑलराइट, अभी तो हम इंपोर्ट ही करते हैं ज्यादातर, हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो हम जैसे जैसे अपना इंपोर्ट भी कम करते जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाते जाएंगे, और जब भी हमारे एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारा रुपया अगर डेप्रिशिएट भी करेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आई होप ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आई हो। तो ये जो फालतू के लोग फ्लॉड लॉजिक देते हैं कि यार रुपया गिर रहा है ये तो देश की इज्जत गिरने के बराबर है, ऐसा नहीं है। दी ओनली थिंग यू नीड टू वर्क इज कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई हो। चलिए वापस आते हैं पाकिस्तान पर। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए आईएमएफ, पाकिस्तान दो जगह से पैसे ले सकता है आईएमएफ के अलावा, एक है चाइना, ठीक है, और दूसरा है गल्फ कंट्रीज लाइक यूएई वगैरह, इनके पास बेहिसाब दौलत है, ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चाइना जो करता है वो इतना जेन्युइनली नहीं करता है, वो अपने रिटर्न उस पर देखता है कि अगर मुझे रिटर्न मिल रहा है बराबर तो ठीक, नहीं तो मैं आपका गौधार पोर्ट ले लूंगा, जैसे श्रीलंका में मैंने हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया क्योंकि वो चुका नहीं पाए थे, जो उसका डेट ट्रैप पॉलिसी चल रही है आजकल, और कंट्रीज फिर भी बच नहीं पा रही हैं उससे। ठीक है, दूसरा है गल्फ, ये काफी जेन्युइनली पाकिस्तान को पैसा देते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ है, चाइना और गल्फ दोनों ने कंडीशन रख ली कि पहले आप आईएमएफ से बेल आउट पैकेज ले लीजिए,
क्योंकि ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में हक की चलो हम मदद कर देंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम पहले ये अपने यहाँ रिफॉर्म तो करे। इसके यहाँ भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, तो वही चाहता है आईएमएफ कि पहले आप ये प्राइवेटाइजेशन कीजिए इनका, ठीक है। उसी तरह आप अपने रुपी का भी डेप्रिसिएशन होने दीजिए। मैंने आपको समझाया था कि डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेज डिसाइड करती है, बट जो सेंट्रल बैंक होता है वो इसमें इंटरफेयर कर सकता है थोड़ा बहुत, अपने पास से डॉलर इसमें पब्लिश करके, पब्लिक डॉलर इसमें मार्केट में रिलीज करके, ऑलराइट। तो बाकी का आर्टिकल आपके लिए इतना काम का नहीं है। दी ओनली थिंग इज कि आईएमएफ रिफॉर्म के साथ जो कंडीशंस आती है वो मुझे आपको समझानी थी। ओके, पाकिस्तान की कौन मदद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट अ कंसर्न, बट हाँ एज अ इंडियन और एज अ नेबर ऑफ पाकिस्तान वी वांट कि पाकिस्तान स्टेबल रहे। क्यों? क्योंकि एक मेन रीजन है कि ये पहली बात तो हमारा नेबर है। कल को अगर यहाँ पे किसी तरह के क्राइसिस होते हैं जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में किए, तो अल्टीमेटली सारा रेफ्यूजीज का जो प्रॉब्लम होगा वो इंडिया को ही फेस करना पड़ेगा। और आप ऐसे जो रेफ्यूजीज आते हैं भर भर के, जैसे म्यांमार से आए, इट्स नॉट पॉसिबल आज के जमाने में कि आप यू विल कीप ऑन शूटिंग दैम, कि आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे हम गोली मार देंगे, नहीं कर पाओगे आप। बांग्लादेश के रेफ्यूजीज आए थे उस टाइम, वॉर के टाइम, आज तक रह रहे हैं, नहीं निकाल पाए आप। पॉसिबल नहीं होता है करोड़ों लोगों को निकाल पाना फिर। ओके, तो एक तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम हम दोबारा फेस नहीं करना चाहते, और दूसरा पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर पावर, और न्यूक्लियर पावर का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल बट ऑल्सो स्टेबल। क्योंकि अगर ये कल को तालिबान जैसी कोई सिचुएशन बनती है, कोई रेडिकल टाइप का ग्रुप पाकिस्तान को टेक ओवर करता है और उनके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी चीज होना, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए। राइट, तो व्हाट एज अ इंडिया वी वांट कि पाकिस्तान स्टेबल रहे, ठीक है, यही इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर वही है जो जीएसटी टैक्स लगा रहे हैं ये लोग 28% ऑनलाइन गेम और बैटिंग वगैरह पर, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आईटीबीपी जो चीफ हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, ये जो हमारे यहाँ तिब्बतन रेफ्यूजीज आए थे ना, हमने उनकी मदद लेकर एक फोर्स तैयार की थी चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसने कहा है कि ये सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन्वेस्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा है, ओवर 100 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इनमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। और यही हमारी प्रॉब्लम रही है सिंस 1962 से आज तक, कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट उतनी तेजी से नहीं कर पाते जितना चाइना कर पाता है। अगर आप एलएसी के अक्रॉस देखेंगे तो चाइना के पूरे यहाँ तक हाईवे तक बने हुए हैं, ऑलराइट। वो बहुत तेजी से अपना जो भी आर्मी को इम्पोज करना हो या इक्विपमेंट्स पहुंचाने हो, वो बहुत तेजी से कर सकता है, बट हमारे यहाँ अभी भी हम ढंग के रोड नहीं बना पाए यहाँ पर, ऑलराइट। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वीक है, और ये हमें दोबारा हॉन्ट करेगा अगर फिर से कोई सिचुएशन आती है क्लैश की, ऑलराइट। तो इस पे तेजी से वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि आंध्रा के वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये अहमदियास जो हैं दे आर नॉट मुस्लिम्स, ओके। और ये जो जमात है उसने भी इनको बैकिंग दी है वक्फ बोर्ड को कि हाँ अहमदियास आर नॉट मुस्लिम्स। तो अगेन बहुत चीप बात है कि आप डिसाइड करोगे कि कौन क्या है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वोटर हैज राइट टू नो द कैंडिडेट बैकग्राउंड, इसलिए वो जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जाते हैं ना उसमें आपको अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बताने पड़ते हैं, राइट। और इतना ही नहीं, आपकी जो वेल्थ है वो भी बतानी पड़ती है, आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं आपको अपने एसेट्स। बाकी सब ये किसी काम का नहीं है। डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, देखिए ये जो बिल था, ये हालांकि सरकार ने वापस तो ले लिया है, लेकिन इसमें काफी फीचर्स थे जो कि शायद अच्छे हो सकते थे, बट इसको लेके काफी प्रॉब्लम थी। पहला इसका फीचर क्या था, टू सेटअप ए डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड एज अ रेगुलेटरी बॉडी, ओके। ये करेगा, एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करने वाला था लेबोरेटरीज को जो ऑथोराइज की जाएंगी डीएनए सैंपल टेस्ट के लिए, ऑलराइट। सेकंड था कि एक डेटाबेस बनाएंगे हम लोग, डेटाबेस यानी डीएनए डेटा बैंक, जहाँ पे स्टोर की जाएगी डीएनए इन्फॉर्मेशन जो कि आप कन्विक्ट्स और अक्यूज से अ, निकालते हो, ओके। तो उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाएगी यहाँ पर। देन थर्ड था, इट्स ऑल टू फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल्स फ्रॉम द कन्विक्ट्स एंड अक्यूज। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, बट अब ये बिल क्योंकि रहा नहीं है तो ये सारे प्रोविजंस रह गए। बट अगर आप देखें तो यूज ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज इज ऑलरेडी प्रेवलेंट इन इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी भी अलाउ है और इसको एक वैलिड एविडेंस भी माना जाता है, ठीक है। देन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार करीब 3000 डीएनए टेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं एवरी ईयर, ओके, विद रिप्रेजेंट जस्ट 2 to 3% ऑफ पोटेंशियल रिक्वायरमेंट। तो हमें जरूरत है कि हम लोग अपनी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं, क्योंकि कई बार मिसिंग चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है डीएनए के थ्रू, ओके। उसके अलावा अनक्लेम्ड बॉडीज जब एक्सीडेंट और डिजास्टर में मिलती हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने में डीएनए टेस्ट ही काम आता है। अब इसमें आप कोट करेंगे जो अभी उड़ीसा में रेल हादसा हुआ था, वहां पे कई बॉडीज आइडेंटिफाई करने लायक कंडीशन में नहीं थी, और कई बॉडीज ऐसी थी जिनको कोई लेने ही नहीं आया क्योंकि वो पहचान ही नहीं हो पाई। तो ऐसे में डीएनए टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है।
तो अब ये डीएनए टेस्ट आप कर तो रहे हो, लेकिन अगर इसके लिए एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता तो ज्यादा आसान हो जाता, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना सकते थे डीएनए टेस्ट के लिए, इनके स्टोरेज और मेंटेनेंस के लिए आप एक प्रॉपर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सेट कर सकते थे। तो ये चीज हो नहीं पाएगी क्योंकि ये बिल वापस चला गया है। ओके, अब इसमें ऑब्जेक्शन क्या था? इसमें ऑब्जेक्शन था कि एक तो लोगों की प्राइवेसी वायलेट हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, और इसका मिसयूज की पॉसिबिलिटी काफी है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है कि जो क्रिटिक्स थे वो कहते हैं इवन पुलिस पर भी रिलाई नहीं कर सकते हम, पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो आपके डीएनए सैंपल्स को मिसयूज नहीं करेगी। इट वॉज इवन आर्ग्यूड दैट द पुलिस कुड नॉट बी ट्रस्टेड टू सीक डीएनए टेस्ट इन देयर इन्वेस्टिगेशन। आपको मेजरली याद रखनी है ये जो तीन चीजें, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बिल लेके आई थी, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। इसने रिप्लेस किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को, ठीक है। तो ये बिल रिलेटेड था टू कलेक्शन, स्टोरेज, एक्सेस एंड शेयरिंग ऑफ डीएनए इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यही तीन चीजें जो डीएनए बिल के थ्रू नहीं ला पाई गवर्नमेंट, ठीक है, वो इस बिल के थ्रू ले आई थी। मतलब आप कह सकते हो कि एक बैकडोर एंट्री इस बिल के थ्रू इन लोगों ने प्रोवाइड कर दी थी। और काफी टाइम तक इस पर डिबेट होती रही कि इसको पहले स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, वहां पर डिस्कस होने दीजिए, पर गवर्नमेंट ने नहीं भेजा और इसको सीधे पास करवा दिया। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू कलेक्शन, स्टोरेज, एक्सेस एंड शेयरिंग ऑफ डीएनए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपकी प्राइवेसी को लेकर। क्योंकि पुलिस ऐसा देखिए, कई बार क्रिमिनल जहां पर कोई क्राइम हुआ हो वहां पे आपके सैंपल्स डेलिबरेटली प्लांट कर दिए जाए आपको फंसाने के लिए, ये पॉसिबिलिटी है, और हमारा पुलिस सिस्टम कैसा है हम सब जानते हैं। राइट, तो इनका कहना है यहाँ पर ऑथर का कि अगर ये डीएनए बिल आ जाता तो ये एक प्रॉपर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाता, ओके, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर पाता एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना अपना लेता डीएनए टेस्टिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाता हमारी लेबोरेटरीज के लिए। ठीक? तो इनकी नज़र में ये बिल आना चाहिए था बट आ नहीं पाया। आपको सिर्फ याद रखना है ये तीन प्रोविजन और दूसरा ये आइडेंटिफिकेशन बिल, इसको मैं कभी सेपरेटली भी डिस्कस करूंगा क्योंकि लास्ट ईयर ही आया है, तो आपकी मेंस में आने के चांसेस हैं। यूपीएससी आपसे 2 से 3 साल के पीछे के करंट अफेयर्स पूछता है। ओके, ये आर्टिकल आपके काम का नहीं है। यहाँ पर चिड़िया बन गई है अब एक्स, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट 24 के लिए 6.1%। इसके पीछे इतना मत भागिए, ये बार बार चेंज करता रहता है आईएमएफ, ऐसा नहीं कि उसने कह दिया तो साल भर वो इस पे स्टिक रहेगा, नहीं रहता, तो चेंज करता रहता है। ओके, देन इसराइल में इन लोगों ने बिल पास कर दिया है जो जुडिशरी को लेके बिल मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे तालिबान ने ब्यूटी सैलून बंद करवा दिए, ब्यूटी सैलून नहीं होंगे। देन आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इंडियन एक्सप्रेस टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन, ठीक है। मैंने आपके साथ काफ़ी चीज़ें इन डेप्थ डिस्कस की। और दूसरा, आप प्लीज़ ये 450 प्लस प्रोग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, ये बहुत काम आएगा आपको। ओके, सो थैंक्स फॉर, नो 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 नो, जस्ट वेट, मुझे आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करनी है। वेट वेट, क्योंकि ये लास्ट लास्ट टाइम रह गई थी, दिस वन। पिछले में हमें क्या, ओपेक को लेके एक न्यूज आई थी, जब मैंने आपको कहा था कि मैं इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। तो पहली बात तो ओपेक है क्या, ये 13 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गवर्नमेंट लेवल पर, ओके। ये क्रिएट हुआ था बगदाद बगदाद कॉन्फ्रेंस से, ठीक है, जो कि हुई थी 1960 में इराक में। और इसके फाउंडिंग मेंबर सिर्फ 5 थे, पहला ईरान और इराक, ठीक है। अभी मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा ईरान इराक, और सॉरी दिस इज कुवैत, ईरान एंड इराक, ओके, दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, बोथ आर दी हैवी वेट्स, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। दूसरा है सऊदी अरेबिया, ये वाला, ओके, अगेन ए बिग कंट्री और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का। इसके अलावा एक छोटा सा कुवैत है जो इराक से लगा हुआ है, जहाँ पे सद्दाम हुसैन ने अटैक किया था, जिसपे वो फिल्म भी बनी थी अक्षय कुमार की, वो इसी को लेकर। और दूसरा है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आता है, ये वेनेजुएला, ओके। तो ये थे 5 फाउंडिंग मेंबर, ये आपको याद होने चाहिए। और ये ओपेक है क्या, इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्योंकि जो भी कंट्रीज काफी मात्रा में एक्सपोर्ट करती हैं पेट्रोल का, उनके लिए बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। अब देखिए ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर फिर भी इसका वहां पे रखा गया है, ठीक है। इसका गोल क्या है, इसका एम है कि हमें फ्लक्चुएशन अवॉइड करने हैं इनके प्राइसेस में, ऑयल के प्राइसेस में। तो कभी प्राइसेस ज्यादा गिर जाते हैं तो फिर ये लोग आउटपुट कम कर देते हैं अपना, तो ऑयल का सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट में वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, ताकि प्राइस को थोड़ा स्टेबलाइज किया जा सके, थोड़ा ऊपर लाया जा सके, ताकि लॉस में ना जाए, ठीक है। इसकी मेंबरशिप सबके लिए ओपन है जो भी बड़े ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं। और अगर इसकी बात करूं मेंबरशिप की,
तो इसमें 6 कंट्रीज आती हैं मिडिल ईस्ट से, 5 आती है अफ्रीकन से एंड 2 आती है साउथ अमेरिका से। अब देखिए हम इसलिए इसको याद कर सकते हैं, यहाँ पर ये है ईरान, यह है इराक, ठीक है, 2 हो गए, और तीसरा है सऊदी अरेबिया, ये 3 हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा आता है कतर यहाँ पर, और एक कुवैत, ये 5 हो गए हमारी मिडिल ईस्ट से, ठीक है। उसके बाद अब जाइए अफ्रीका में, तो ये है लिबिया, ये है अल्जीरिया, और नीचे नाइजीरिया, गैबॉन, अंगोला, 5 कंट्रीज आ गई हमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, ठीक है। और 2 आ जाती है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, दैट इज वेनेजुएला एंड इक्वेडोर, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है याद करना, ये 2 तो आप इजिली याद रख सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। और यहाँ पर ऊपर ये मेडिटेरियन से बॉर्डर शेयर करती है लिबिया, अल्जीरिया, यहाँ पर नाइजीरिया। और देखिए अगर साउथ अफ्रीकन पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है वो एक थोड़ी अच्छी डेवलप, मतलब कह सकते हो काफी कंपेयर टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज थोड़ी बेटर है, ओके। और उसी तरह से नाइजीरिया भी दूसरी काफी बेटर कंट्री है इकोनॉमी वाइज, ठीक है। नाइजीरिया, गैबॉन, अंगोला, ये 3 कंट्रीज यहाँ से आ गई, और यहाँ से ईरान, इराक, कुवैत, कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ये 6 कंट्रीज मिडिल ईस्ट से आ गई, ठीक है। तो ये आप आराम से याद कर सकते हैं 13 कंट्रीज। इसके बाद जब हम बात करते हैं ओपेक प्लस की, तो ओपेक प्लस में यहाँ पे कुछ और कंट्रीज भी आ जाती हैं जो इनके साथ मिलकर डिसाइड करती हैं ऑयल की प्राइसेस वर्ल्ड ओवर, ठीक है। तो अब देखिए ओपेक कंट्रीज जो हैं उनके अलावा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कौन सा होगा ऑयल का, तो वो है रशिया, ठीक है। तो कई बार इस तरह के टर्म भी आप देखते हैं, ओपेक प्लस रशिया, कि इसने डिसाइड किया है कि हम ऑयल प्रोडक्शन कम करेंगे, आउटपुट कम करेंगे ताकि प्राइसेस राइज कर सकें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है कजाकिस्तान, तो ये एक मेंबर आ गया आपका, सारे याद रखने बट कुछ कुछ याद रख लो, कई बार पूछ लिए जाते हैं। और अब पूरे एशियन रीजन से आप देखिए यहाँ पे कंट्री कौन सी है, एक है मलेशिया, और एक छोटी सी है ब्रुनेई, ये 2 आ जाती हैं यहाँ से। और दूसरा ये है सूडान, और ये है साउथ सूडान, और यहाँ से आ जाता है एक मैक्सिको। एक दो कंट्रीज और हैं बट ये मेजर हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, मैप दिमाग में छप जाते हैं यार, आप 2-4 बार देखिए सब याद हो जाता है। ईयर याद रखना होगा, हेडक्वार्टर याद रखना होगा, दैट्स इट। ओके, सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडे, मुझे आपको यही बताना था। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।